देता होता हूँ रिकॉर्डिंग में, हमेशा बोल देता हूँ। तो हम उसको देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, ये हम सारी बातें एंड पे करेंगे। और हम इसको स्टार्ट जो है वो करते हैं। अच्छा जी, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, कैप सिक्स। सवाल मेरा सबसे पहले है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये पहली अटेम्प्ट है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो आई कैप का भी फ्रेश फ्रेश गम जो है वो बर्दाश्त करके आ रहे हैं। जब मैं इधर देख रहा हूँ तो उसका मतलब आपका सवाल पढ़ रहा होता हूँ। तो बताएं कितने बच्चे हैं जिनकी ये पहली अटेम्प्ट है। आसिम भाई की पहली। ओए हाय आसिम भाई, आपका नाम इतना बाबरकत है कि आपका नाम हमें लेना पड़ेगा इज्जत से। अच्छा, आपके 2000 इतने के पास फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके। फर्स्ट है फहद की भी। तो अभी जिनकी पहली अटेम्प्ट है, इन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। वर दे वेटिंग फॉर द आई कैप रिजल्ट? क्या था सीन, लाइक व्हाई यू स्टार्टेड सो लेट? कि एफ ए आर पास होने के बाद यू जस्ट डिसाइडेड कि अब हमने सी आर का पेपर दे देना चाहिए, हमारी एफ आर पास हो गई है? इज इट लाइक दैट? वेटेड फॉर द रिजल्ट। ओके। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी अब ये अटेम्प्ट लग गई है, और अभी फ्रेश फ्रेश अटेम्प्ट उनकी लगी है, एंड नाउ दे वांट टू रीअपेयर इन दैट सब्जेक्ट? मतलब जिनकी अटेम्प्ट लग गई है, मोर देन वन अटेम्प्ट, कितने बच्चे हैं? अभी रिसेंट अटेम्प्ट जो हुई है इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेपर फिल करके हैं? बिकॉज आई जस्ट रियली वांट टू नो अबाउट माय ऑडियंस। ऑडियंस का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस क्या कहती है और क्या नहीं कह रही। ओके। 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 अच्छा जी, अब जो बच्चे नए हैं उनसे तो मैं मुखातिब नहीं हूँ, जिनकी अटेम्प्ट लग गई है, आपके ख्याल से, आप पेपर दे के आए हैं, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट अटेम्प्ट? आपने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर को आई कैप में कैसा पाया? बहुत डिफिकल्ट? इतना डिफिकल्ट था कि अटेम्प्ट लग गई? लाइक जस्ट वांट टू नो कि रीजंस क्या है आपके? रीजंस ऑफ योर फेलियर क्या है? एनालाइज किया? एक होता है ना, पेपर दे के आते हैं, पेपर के बाद हम सोचते हैं रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद सोचते हैं पास हुआ नहीं हुआ, ये क्या है क्या नहीं है। तो क्या हमने उसको देखा, हमने उसको सोचा, क्या हमने उसको समझा कि रीजन ऑफ फेलियर क्या थी? पेपर इजी था तो फिर पास क्यों नहीं हुआ? लैक ऑफ प्रैक्टिस? व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑफ प्रैक्टिस? क्या प्रयास का कोई सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किया था? कोई एक सवाल पास पेपर का आपने सॉल्व नहीं किया था? कोई एक सवाल आपने पास पेपर का अटेम्प्ट नहीं किया था? इस तरह का सीन था कुछ? देखें, अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने
अपने ज़माने का मेरा पेपर FR2 का था, मैंने 60 समथिंग का अटेम्प्ट करके पेपर पास किया था। मैं इतना लाइक बच्चा नहीं था, नल्ला और बेरोजगार नालायक बच्चा था, लेकिन मैंने 60 समथिंग का अटेम्प्ट किया, मेरा पेपर पास हो गया था। और मैंने कभी भी अकाउंटिंग के अन्य सवाल नहीं किए, मैं 3-4 सवाल करके बाहर निकला था, भाई मेरे से अकाउंटिंग के सवाल होते ही नहीं थे। तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना, डेट डजेंट मीन कि पेपर पास हो जाएगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि कोई सवाल नहीं किया। अगर आपने 5-6 सवाल किए, दैट इज सफिशिएंट बेस प्रैक्टिस, इसको हम कह रहे होते हैं। देखें, आप पेपर दे के आए हैं, पेपर में आप अगर फेल हो गए हैं, पहली दफा फेल हो गए हैं, ये एक्सेप्टेबल है, ये आप इसको साथ लेके चल सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आप पेपर में बार बार फेल हो रहे हैं, ये ट्रबल है, ये मसला है आपके लिए। दैट इज द इशू। हमारे पास कैसा बच्चा है जो पेपर में बार बार फेल हो रहे हैं? वैसा बच्चे इसके मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हुए हैं? एनीवन? देखिए, अब आपने इसको ओवरकम करना है, चीज़ों को क्या है क्या नहीं है। एक अटेम्प्ट लगना इज नॉट एन इशू, बट मोर देन वन अटेम्प्ट लगना इज अ सीरियस इशू। जहाँ पे क्या करना है, आपने चीज़ों को ओवरकम करना है, पेपर पास करना है। साफ सीधी बात है, जितनी जल्दी पेपर पास होगा उतनी जल्दी आपका जो है इंडक्शन का प्रोसेस जो है वो इजी होगा, उतनी जल्दी ही आप जो है क्वालिफाई भी कर सकते हैं। और एक पेपर फेल होना, बेसिकली अगर आपका एक पेपर जो है अगर वो फेल हो जाता है, ये आपको 6 मंथ्स जो है वो क्या करता है, पीछे लेके चला जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आपकी जितनी भी प्रिपरेशन, जितनी भी तैयारी जो भी आप कर रहे हैं, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, बेसिकली वो क्या है, 6 मंथ्स। तो बड़ा सोच समझ के तैयारी कीजिएगा, बड़ा सोच समझ के अपनी अटेम्प्ट को कैरी ऑन कीजिएगा। अब देखिए जाए, अब ये अटेम्प्ट बहुत शॉर्ट है। अब देखिए ना, आप लोगों के पास जो मंथ है वो मई का, जून का, जुलाई का, और अगस्त की 17 को आपका पेपर है। तो अब अगर आप मई में देखें, मई में बड़ी ईद भी आ रही है, और उस ईद की वजह से आपके 10 दिन उड़ जाने हैं। 10 दिन ईद की प्रिपरेशन दाएं बाएं आपके वेस्ट होते ही होते हैं। तो यू हैव अराउंड 15 डेज फॉर मे, 30 डेज फॉर जून, 31 डेज फॉर जुलाई, और 17 अगस्त को आपका पेपर है। अगर आप इसके भी 16 दिन काउंट कर लें, तो बताएं आपके टोटल अटेम्प्ट में डेज कितने बनते हैं जब आपका पेपर शुरू हो रहा है, जब बताइएगा। 61, 61 और 31, ये बने आपके 92। सर 92 डेज के बाद आपका पेपर है, 92 डेज के बाद आपका पेपर है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब आपकी सारी प्रिपरेशन ना इस टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए कि आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है ना, हद वो 20 जुलाई है। 20 जुलाई को आपका सिलेबस जो है वो क्या होना चाहिए, वो 100% कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपके पास 20 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक का टाइम हो। ये जो लास्ट आपके 20 से लेके 25 डेज हैं, ये किसके लिए होने चाहिए? ये प्रिपरेशन के लिए नहीं, बल्कि ये होने चाहिए आपकी रिवीजन के लिए। ये कब होने चाहिए? आपकी रिवीजन के लिए। तो अब इस अटेम्प्ट को बहुत 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 सोच समझ के लेके चलेगा। टेक्निकली टेक्निकली याद रखिएगा कि आपके पास जो इस सब्जेक्ट को तैयार करने के या इस अटेम्प्ट के जो भी डेज बनते हैं, वो कितने हैं? यू हैव अराउंड 70 डेज। आपके पास मैक्सिमम जो है
वो 70 days हैं फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। तो इन 70 दिनों में ना अब आपको जान मारनी पड़ेगी। आप वो लथार्जिक अप्रोच से जो है वो नहीं लेके चल सकते चीज़ों को कि यार ये ऐसे हो गया, कर लूंगा, हो जाएगा, देखा जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको कैलकुलेटेडली लेके चलना पड़ेगा। नाउ एवरी डे इज योर इम्पोर्टेंट। एवरी डे इज इम्पोर्टेंट डे फॉर यू। ये चीज आपने याद रखना है। आपने अभी जब रिजल्ट आया तो मोर देन 700+ मैसेजेस से फिजिकल बच्चे आके मिले। सबसे डिस्कशन जो है वो मैं करता रहा, मिलता रहा, बात करता रहा। आप जब फेल होते हैं ना तो बेसिकली आपने जो जिस चीज पे काम करना होता है वो है आपकी अप्रोच। आपकी अप्रोच जो है ना ये बहुत मैटर करेगी कि आपका पेपर जो है वो फेल हो रहा है या आपका पेपर जो है पास हो रहा है। आपकी अप्रोच बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अप्रोच से क्या मुराद है कि आप किस तरह से चीजों को लेके चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो है आपका लेक्चर कंप्लीशन। कि आपके लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए। लेक्चर कंप्लीट का मतलब है 100%। नंबर टू, आपने कोई किसी किस्म की सिलेक्टिव स्टडी जो है वो नहीं करनी। नो सिलेक्टिव स्टडी एट ऑल। ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर थ्री, नंबर थ्री, आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मुझे एक चीज ध्यान से बताएं, सोच समझ के बताइएगा जो पेपर दे के आते हैं। आप पास पेपर जब प्रैक्टिस करते हैं, आप पास पेपर के 100 सवाल करते हैं। आपको जो आई कैप में सवाल आता है जो 101वां होता है, क्या वो वैसा ही होता है कि चेंज होता है? एवरी न्यू क्वेश्चन इन एवरी अटेम्प्ट, क्या उसमें कुछ न्यू एस्पेक्ट्स टेस्ट होते हैं कि नहीं होते? आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी मैंने अगर 10 सवाल कर लिए हैं, 11वां सवाल ऐसा ही आएगा। ऐसा होता है? बताया जरा। नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मैं आगे जाके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ाऊंगा। उस एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर ने क्लियरली ये चीज बता दी हुई है कि बच्चे जो हैं वो पास पेपर प्रैक्टिस करके समझते हैं कि अगला जो पेपर है वो इस तरह से ही आएगा। लेकिन ये हमने तो कभी नहीं बताया। हमने कंसेप्ट टेस्टिंग करनी है, ना कि हमने पास पेपर को छापा मारना है। ये चीज आपने देखनी पड़ेगी। तो कंसेप्ट स्ट्रांग हो। बच्चे कहते हैं जी मैंने 10 सवाल किए, मैंने 20 सवाल किए, मैंने 50 सवाल किए, मैंने 60 सवाल किए हैं तो भाई पास हो जाएगा। वो फिर भी फेल हो जाते हैं। वो फिर भी फेल इसलिए होते हैं बिकॉज वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर हाथ रखा होता है, क्वालिटी के ऊपर नहीं। देखें, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। आप क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। आपको क्वालिटी के ऊपर जो है वो क्या करना पड़ेगा, लेकर चलना पड़ेगा अपने आप को। एक चीज ईमान से बताइएगा, आप जब सवाल प्रैक्टिस करते हैं खासतौर पर पास पेपर का, जब कोई भी सवाल आपका फंस जाता है तो क्या आप उसका फौरन से सोल्यूशन देखने पहुंच जाते हैं? आप एक सवाल कर रहे हैं, एक एडजस्टमेंट फंसी है, आप क्या करते हैं, आप फौरन से जाते हैं, आप उसका सोल्यूशन देखते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं और फिर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि सवाल आपको आता है। इस अप्रोच से आप कभी भी जो आपकी एग्जाम की अप्रोच है उसको सीख नहीं सकते। एग्जाम में गए, सवाल किया, 30% सवाल जो है वो डिफरेंट आ गया। अब जहां पे आप फंस गए हैं, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब वहां पे आप क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि भाईजान आपने किसी किस्म का अपने आप को डेवलप ही नहीं किया। आपने अपने माइंड को डेवलप ही नहीं किया कि इस तरह का सिनेरियो अगर अनसीन आ जाए तो उसको हमने कैसे टैकल करना है, कैसे टेकअप करना है। आपने इस चीज को देखा ही नहीं है, आपने इस चीज को सोचा ही नहीं है, आपने इस चीज को समझा ही नहीं है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ब्रेन को डेवलप करना है फॉर अनसीन क्वेश्चंस। इसका सबसे आसान तरीका होता है, यार मैं आपको अपनी बात बताता हूँ जो मैंने ऑप्ट किया। मैं एक नालायक आदमी हूँ फुल टाइम, तुक्के से पास पेपर हो गए पहले अटेम्प्ट में, बड़ा मैं फुल टाइम नालायक आदमी हूँ। भाई सवाल कर रहा हूँ, सवाल पूरा सॉल्व करूंगा, जो एडजस्टमेंट फंसी है फंसने है, तो जो समझ तक कर लूंगा। करने के बाद जब एंड पे सवाल सॉल्व हो जाएगा, अब मैंने किया टैली सोल्यूशन से, जब मैंने टैली किया सोल्यूशन से, अब जो डिफरेंस होगा अब मैं उसको समझा, हाँ यार ये मेरी गलती थी। अनफॉर्चुनेटली 99% अवाम की ये अप्रोच होती ही नहीं। ऐसा है कि नहीं? इज इट लाइक दैट और नॉट? फिर फिर टेस्ट ये बिल्कुल नहीं देते। टेस्ट से तो जान जाती है ना हमारी। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, लेक्चर्स लेने से, क्लासेस पूरी करने से पेपर पास नहीं होता। आपका पेपर पास होना है वो 3 घंटे 15 मिनट की परफॉर्मेंस से। वो 3 घंटे 15 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए आपको तैयार किया जाता है बाय द टेस्ट। लेकिन हम टेस्ट नहीं देते। अगर आप अपने टेस्ट देना शुरू कर दें, एक ये माने आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपको ये अप्रोच जो है वो लेके चलनी है। इफ यू आर विद दिस अप्रोच, आपका पेपर पास होगा। कुछ समझ लगी? कुछ आपको अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई कि जिनका लास्ट टाइम में पेपर रह गया है, वो उनकी कौन सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से पेपर रह गया? सेकंड, आपको चीज बताऊं, ये जो हमारे कैफ के स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये कैफ के स्टूडेंट्स कुट खाते हैं, मार खाते हैं आई कैप में अकाउंटिंग के पेपर करते हुए। यही कैफ का बच्चा अगर एसीसीए में जाता है ना, एसीसीए में जो उनका बड़ा पेपर F7 इज इक्वल टू कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये आराम से निकाल लेते हैं। इसका एक प्रॉब्लम है, क्यों? जो आपके आईकेप के पेपर्स होते हैं ना, इसमें थोड़ी सी आपने जो उसकी अंग्रेजी होती है, जो इंग्लिश होती है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। हमारी रीडिंग बड़ी पुअर होती है, हमें सवाल की समझ ही नहीं आ रही होती कि सवाल हमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। हम सवाल को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये भी हमें क्या कर जाती है, ये मरवा जाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आपने करना क्या है, अकाउंटिंग के पेपर में खास तौर के ऊपर आपने अपनी रीडिंग जो है उसको क्या करना है, बेहतर करना है। रीडिंग को बेहतर करना है। और रीडिंग के लिए जो आपकी किताब सजेस्टेड होगी उसको आपने रीड करना है। रीड करो, रीड करने से बड़ा कुछ इंसान जो है वो एब्जॉर्ब करता है, उसके माइंड में रहता है। चीज याद रखनी है। देखें, मेरी बड़ी इसमें लाइक जान जाएगी कि एक बच्चा जो है वो पढ़े और दोबारा फेल होकर दोबारा सब्जेक्ट पढ़ रहा हो। आई वांट कि आप जो है फर्स्ट टाइम में जो है पेपर पास करें, और जो है वो आपका क्या हो, आप आगे की तरफ मूव कर। ओके, कुछ समझ लगी? अब हमारा मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, हमने किस तरह से लेके चलना है, हमारा मतलब बुक्स क्या होंगी या स्टडी मटेरियल जो है वो हम क्या यूज करेंगे, उसको जरा हम यहाँ पे अब समझते हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर वन, सबसे पहले जो आपका आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है ना, हमने वो लेके चलना है। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट लिटरली वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग की किताब है। अगर किसी बच्चे ने जिंदगी में पढ़ के देखी हो, वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी हुई है। एक हम उसको लेके चलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जो हमारे आई कैप के पास पेपर्स होंगे वो करने हैं। मैं आपको हमेशा बता दूं कि सवाल होता है कि कितने सालों के पास पेपर करने चाहिए। यार स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 26 तक ये पास पेपर्स जो है ये आपने करने हैं।
इससे पिछले होते हैं कर लो, लेकिन ये वाले जो पास पेपर है ना, स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 26 तक, ये आपके लाजमी है। इतने पास पेपर आपके होने चाहिए, ये प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। फिर नंबर 3 पे अब हमें चाहिए, अभी मैंने कहा कि एग्जामिनर कहता है यार एडिशनल प्रैक्टिस करो, पास पेपर पर रिलाय ना करो। तो इसके लिए मैं आपके साथ अभी F7 जो है एसी से, उसकी किट जो है वो शेयर करूंगा। उस किट में से आपने जो उसके एमसीक्यूज होंगे उसको देखेंगे, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे, और जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस मैच कर रहे होंगे हम वो देखेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो हम क्या कर रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे। और इसके साथ आपको फिर जो अदर देन टेस्ट दिए जाएंगे, टेस्ट स्लैश असाइनमेंट्स, ये क्या करनी है, ये भी आपने सॉल्व करनी है। अगर आप इनको लेकर चल जाते हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप टेस्ट देते हैं, फिर टेक्स्ट को रीड करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, पास्ट पेपर प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह जब अगली अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट आएगा तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के आगे आपका लिखा होगा कि यार ये आपका इस सब्जेक्ट में परमानेंट क्रेडिट है। गॉट इट? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताएं। देखिए, पैनिक इंसान होता है, आपको इस मिस्टेक के लिए ही 50% का मार्जिन दिया हुआ है ना, कि 50 नंबर की गलतियां कर लो कोई मसला नहीं है। अब एक सवाल है, एक सवाल जो है वो अगर 20 मार्क्स का सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, तो इस 20 में से 12 से 14 नंबर ऐसे होते हैं जो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो इजी होते हैं। हम इनको छोड़ देते हैं, अगर इसमें से 2-3 एडजस्टमेंट नहीं आती, हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर जाते हैं। भाई जितना पेपर आता है, जितना सवाल आता है वो तो करो। एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि हर सवाल में से, एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच क्या है कि हर सवाल में से, फ्रॉम एवरी क्वेश्चन, जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपने क्या करने हैं, सिक्योर करने हैं। अगर एक सवाल 15 नंबर का है तो योर अप्रोच मस्ट बी कि इसमें से 8 नंबर आए आपके। एक सवाल 20 नंबर का है, इसमें से 12 से 14 नंबर निकालो। देखिए, हम परफेक्शन नहीं मांग रहे, हम 20 में से 20 नहीं मांग रहे, हम 20 में से 12 मांग रहे हैं। अगर आपकी ये अप्रोच है, हर सवाल में से पासिंग मार्क्स निकालने हैं, अल्टीमेटली का पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। हम इस पर नहीं चलते। हमारी अप्रोच होती है कि हमने सवाल जो है वो पूरा करना है। एक सवाल को पूरा करने के चक्कर में हम बाकी सवाल जो है अपने वो खराब कर देते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो सकता, सवाल हमारे प्रॉपर नहीं हो पाते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें चूंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का, तो जरा सिलेबस देखते हैं हमारा नया सिलेबस क्या है, उसके मुताबिक लेके चलेंगे। तो जब सिलेबस चेंज होता है, जो एडिशंस होती हैं वो उस अटेम्प्ट में लाजमी टेस्ट होती हैं, लाजमी टेस्ट होती हैं। तो अगर हम इसका सिलेबस के ऊपर आए, हम बात करें तो आपका सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइड है। ग्रेड 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन एनालिसिस का, इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी वेटेज जो है 35 से 45 नंबर की है। इस ग्रेड में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आना है। और ये वाला ग्रेड जो है, इसमें से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और जो थ्योरेटिकल आपका चीज़ें टेस्ट होनी है वो यहाँ से आनी है। और थर्ड ग्रेड है अदर एरियाज ऑफ आईएफआरएस का, जिसकी वेटेज जो है वो 30 से 40 नंबर की है। तो ये उसने हमें यहाँ पे क्या किए हैं, ग्रेड बताए हैं कि किस ग्रेड में से कौन कौन से कितने मार्क्स हैं। एक चीज याद रखिएगा, आईक्यू अपना ग्रेड हमेशा फॉलो करता है, कभी भी आईक्यू अपने ग्रेड से कम ज्यादा चीजें नहीं करता। उसने जो ग्रेड बता दिया वो उसी ग्रेड में चीज़ों को टेस्ट करेगा, उसी में लेके चलेगा, उसी में कम ज़्यादा करेगा, लेकिन उसको वो रिलीजियसली जो है वो क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। अब देखते हैं ग्रेड नंबर ए, जिसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है, कि मिनिमम 20, मैक्सिमम जो है वो इसमें से क्या आएंगे, 30 नंबर जो है वो आ रहे होंगे। अगर आप देखें, इसमें से दो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। एक आपका सवाल आएगा जो है कंसोलिडेशन का, और दूसरा सवाल बनता है आपका ईपीएस का। अगर किसी बच्चे ने थोड़ी सी पुराना, मतलब एक अटेम्प्ट पहले की एफआर पढ़ी हुई है, तो उसने ये ईपीएस जो है वो पढ़ा होगा और उसको ये आता भी होगा, ये उसके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा।
लेकिन याद रखिएगा कि कंसोलिडेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर सवाल हर अटेम्प्ट में इसमें से लॉन्ग जो है वो लास्ट में आता है। तो बेसिकली दो लॉन्ग है, लेकिन इस लॉन्ग आने के चांसेस जो है 99% होंगे। और इसमें से आपको जो ईपीएस है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग भी आ सकते हैं। बट यकीन माने दी आर इजी एरिया। ये वाले जो आपके एरिया है ईपीएस के, ये क्या है, ये आपके इजी एरिया है और आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इजी एरिया, ईपीएस में से मार्क्स जो है वो मुफ्त के सिक्योर हो जाते हैं। उसके अलावा जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन एक लेबोरियस काम तो है, लेकिन कंसोलिडेशन से भी मार्क्स जो है वो क्या हो जाते हैं आपके, आपके इजीली जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। कंसोलिडेशन इज बेसिकली फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में चीज़ों को लिखना हमने देखना है कि हम लिख कैसे रहे हैं, कि किस तरह से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपने जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है आपने वो बनानी है। तो दीज टू थिंग्स जो है वो इसमें आ रही होती हैं, जो हमने क्या करनी होती हैं, हमने कैरी करनी होती हैं। तो जिस तरह आप पीआरसी में अपना फाइनल अकाउंट बना के आते हैं ना, सेम उसी तरह यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट्स हैं और इसमें फिर मार्क्स आ जाते हैं। अब इसमें से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इजीली सिक्योर कर सकते हैं, चीज़ आपने याद रखनी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स, ये बेसिकली इसके साथ लिंक होके आएगा, ए शॉर्ट में टेस्ट होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है ये एक एडजस्टमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द लोकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका कंपनीज एक्ट है 2017, उसकी लोकल रिक्वायरमेंट क्या है, थर्ड स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल जो है वो देखेंगे, किस तरह डिस्क्लोजर लेके चलना है वो देखेंगे। और ये आपका जो है वो क्या है, थियोरेटिकल है, इसमें से जो है वो थियरी आ रही होती है। यकीन माने आपके इस पेपर में ये वाला ग्रेड जो है ये एक आसान, ये एक इजी ग्रेड है मार्क्स को सिक्योर करने के हवाले से। इज इट क्लियर? उसके बाद है सेकंड ग्रेड, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स और ये आ रहा है। इसमें से थ्योरेटिकल सवाल भी लाजमी आएगा, इसमें से आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब इसमें से देखते हैं हम, देखें इसमें डेफर टैक्स है। आप मेरे पूछना पूरे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जो बच्चों के पर्सपेक्टिव में मुश्किल चैप्टर है वो डेफर टैक्स है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है, शॉर्ट भी इसमें से आ रहा होता है। उसके बाद इसमें से रेवेन्यू आएगा, आईफरएस 15, शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आ रहा होता है इसमें से। और ये जो है ना, ये दैट इज एडिशन इन सीआर। ये पहले चला गया था एफएआर में, एफएआर से निकाल के वापस सीआर में ले आए हैं, दैट इज IAS 32, IAS 38 बेसिकली। प्लस जो आपकी SSC 32 है वो भी बीच में शामिल है। इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है, इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है। क्योंकि इस अटेम्प्ट में आया है, इस अटेम्प्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से डिस्क्लोजर नोट और एक प्रॉपर 18-15 नंबर का सवाल जो है पेपर में आ सकता है। उसके बाद ये जो है आपका एरिया, ये कोड ऑफ एथिक्स के बारे में है। एथिक्स, एथिकल बिहेवियर, फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्या आपको सेफ गार्ड्स ऑप्ट करने चाहिए, कौन से रिस्क होते हैं, सारा उसके बारे में है। और ये सस्टेनेबिलिटी का है। ये वाले जो दो एरियाज है ना, इसमें से थ्योरी आपको आएगी। देखें आपका पेपर का नाम है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। जब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो अब कंपनीज के जो हैं वो अकाउंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे हम बात करते हैं रिपोर्टिंग की, ये रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बयान करना है। तो जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग में मेन चीज़ें आती हैं इनके डिस्क्लोजर्स की, जहाँ पे हम इनको एक्सप्लेन करके बता रहे होते हैं। तो ये, तो इसका मतलब अगर आप देखें, एक ये चैप्टर है आपका, 2 और 3, ये तीन चैप्टर्स जो हैं आपके, बेसिकली दीज आर फॉर द थर्टिकल परस्पेक्टिव, जिसमें आपके पास आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर आ जाएगा, जिसमें आपके पास आ जाएगा एथिक्स का चैप्टर आ जाएगा, जिसमें आपके पास आ जाएगा ये जो लोकल लॉज हैं, कंपनीज एक्ट वाला, जिसमें फ्रेमवर्क का 3 चैप्टर आ जाएगा। आपको तैयार रहना चाहिए कि इन 3 चैप्टर में से मिनिमम आपको एग्जामिनर ने 10 मार्क्स जो हैं वो थर्टिकल पूछने ही पूछने हैं। तो 90 मार्क्स का आप न्यूमेरिकल पेपर ले रहे होंगे, 10 मार्क्स का आप प्रैक्टिकल पेपर लेके चल रहे होंगे। बट ये इजी एरिया है।
सबसे इजी एरिया मार्क्स सिक्योर करने के लिए ये है। टेक्निकलिटी में ये दो सबसे टेक्निकल एरियाज में आ रहे होते हैं। उसके बाद है अदर एरियाज ऑफ आईएफआरएस। इसमें से आपको मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और इजी मिलेंगे। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आ रहेगा आपके पास ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इजी एरिया, बहुत इजी एरिया है ये। मैं हार्डली एक लेक्चर में आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है पूरा हो जाता है। हाँ, उसके बाद लीज। लीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट है। लीज के बगैर पेपर नहीं कंप्लीट होता। अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके बगैर पेपर कंप्लीट नहीं होता, जिसमें से आपके पास आ जाएगा एक IAS 12, एक आपके पास आ जाएगा लीज का चैप्टर, एक आपके पास आ जाएगा IS 1037। ये तीन चैप्टर से बगैर पेपर कंप्लीट नहीं होता। जैसे ये है IS 37, IS 10 है, ये इसमें से आ जाएगा। तो ये लॉन्ग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एडजस्टिंग लिमिट्स, ये भी शॉर्ट के लिए। और फॉरेन करेंसी जो है ये शॉर्ट के लिए। अब ये जो होगा 21 हो गया, IS 10 हो गया, IFRS 9 हो गया, उसके अलावा IFRS 9 हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। इसमें से पेपर टेस्ट होगा अप टू 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में मिल रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का ना पूरा पेपर है जिसको आपने क्या करना है, लेके चलना है। ये पेपर ना बड़ा बेहतर से है। इस पेपर में से देखिए मार्क्स सिक्योर करना इज नॉट अ बिग डील। इजी पेपर है, पास हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक होता है कि बच्चे जो है वो सिलेक्टिव स्टडी पे करते हैं। अभी जो बच्चे फेल हुए हैं, क्या आपका सिलेबस जो है वो 100% तैयार था? आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या आपका पेपर 100% तैयार था? सिलेबस सारा डन था? कोई चैप्टर आपने छोड़ा नहीं था? अब अभी पेपर उठा कर देखते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का। उसने हर एक चीज जो है वो क्या की है, उसने पूछी है हर एक चीज। अब आपके सिलेबस में एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, हर एक चीज को पूछ रहा होता है, हर एक चीज को टेस्ट कर रहा होता है। जब वो हर एक चीज को पूछ रहा है, हर एक चीज को टेस्ट कर रहा है, तो फिर रिमेम्बर आपको भी सिलेबस पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो बस आपने करना क्या है, आपने साथ साथ चलना है, क्लासेस रोज लेनी है। बेटर टू बी लाइव। क्लास वर्क में जो पढ़ाया वो लाजमी करो। टेस्ट में पेरेंट्स दो, पेपर आपका पास हो जाएगा। ठीक है। जी जनाब, ये क्लियर है। हाउ डिफरेंट? CR इज नॉट सच डिफरेंट, बट टेस्टिंग लेवल इज चेंज नाउ। पेपर पैटर्न इज चेंज नाउ। Difficulty level is increased now little bit as compared to back in 2023. At that time, paper was very straightforward, but now the paper is getting technical day by day. वो आपसे अब कंसेप्ट टेस्टिंग ज्यादा करता है। पहले वो कैलकुलेशंस पे उसका हाथ होता था, अब वो कंसेप्ट्स पे ज्यादा घुमा रहा होता है। तो ये चीज मैटर करती है। ठीक है। इसका सिलेबस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, डोंट वरी। क्लास का टाइम हमारा 12 से लेके 40 तक है। पौने 2 घंटे की क्लास है। 6 डेज इन अ वीक क्लास है। तो इंशाल्लाह सिलेबस हमें टाइम पे खत्म करना है। MCQs होंगे, MCQs तो लाजमी होंगे भाई, MCQs तो लाजमी आते हैं, लाजमी आते हैं। ठीक है जी। तो दैट इज वाज आवर रिलेशन। कल हम अपना फिर फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम पेपर को जल्दी ही क्लियर। आप लोगों के पास ना एक रजिस्टर होना चाहिए और एक कैलकुलेटर होना चाहिए। अकाउंटिंग के क्लासेस में ना ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ना, बच्चे साथ साथ ना चीजें कैलकुलेट नहीं करते। वो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करते। मैं खुद ही कैलकुलेटर इस्तेमाल कर करके दिमाग मेरा हुआ होता है। तो यू शुड पार्टिसिपेट। आपको कैलकुलेट साथ करना चाहिए। आप जितना क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप इंजॉय करेंगे। जितना आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जितना आप रिलक्टेंट रहेंगे, उतना ही क्या होगा, आपके लिए मुश्किल जो है वो होती रहेगी। तो ये चीज़ आपने देखी। कल की कल देखते हैं। कल हम चैप्टर वो स्टार्ट कर रहे हैं जो लॉन्ग ही है, जिसमें से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, हम वो देखेंगे। माइट भी
we're gonna start with deferred tax. Yeah, we're gonna start with 1037. ठीक है जी। 12 बजे होती है, इससे पहले टैक्स की क्लास चल रही होती है प्री बैच की। तो उसको अगर वाइंड अप करते 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो आप 5-10 मिनट का मुझे मार्जिन दे दिया करें। इससे बिल्कुल इमीडिएट पहले टैक्स प्री बैच जो चल रहा होता है तो वो वाइंड अप करते हुए अक्सर 5-10 मिनट ऊपर अगर हो जाए तो बस रुक जाइएगा, लेकिन क्लास का टाइम हमारा 12 PM की है। आगे जाके आफ्टर ईद मैं टाइम चेंज करूंगा, बट नॉट नाउ। ईद के बाद जो होगा ना, जो आपका जून का मंथ आएगा 8 जून के बाद, मैं इसको उठा के इवनिंग में ले जाऊंगा, रात का टाइम ले जाऊंगा, बट नॉट बिफोर दैट। और इससे पहले पहले हम चीज़ें खींच लेंगे। अब मेरे ख्याल से चूंकि हम सीए कर रहे हैं और हमें पता भी है कि इस दफा टाइम शॉर्ट है, तो ईद का मेरे ख्याल से हमें 1 या 2 दिन ही टेक्निकली ऑफ करने चाहिए। ज़्यादा छुट्टियां ईद की नहीं करनी चाहिए इस दफा। आप अगर एग्री करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो मैंने मसला ये है यार। देखो ना, मैंने यहाँ पे सारे आपको डेज यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। अब मुझे बताएं, 17 अगस्त को पहला पेपर है। 17 अगस्त को पहला पेपर है, सिलेबस कब खत्म करोगे? आपको फाइनल प्रिपरेशंस के लिए क्या टाइम नहीं चाहिए? तो खुद सोचें, आपको रिविजन्स के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? पेपर पास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो पता है क्या है? कि क्लास में जितना पढ़ रहे हो उतना आपने लेक्चर्स लेने हैं, उतनी वीडियोस, उतने जो भी लेक्चर्स हैं वो जितनी लेक्चर्स लिए हैं उतना पढ़ना है। रोज का कम रोज करो, पेपर पास हो जाएंगे। 3 पेपर पढ़ने के लिए जो 3 घंटे की क्लासेस की ड्यूरेशन बनती है ना, वो ही आपने पढ़नी है। अगर 3 घंटे की क्लासेस, आप 3 सब्जेक्ट की क्लासेस 3 घंटे की हैं, तो आफ्टर डेट 3 घंटे पढ़ लो। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।